सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिजी। आज हम जनरल फार्माकोलॉजी का फर्स्ट फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर पढ़ेंगे, दैट इज एब्जॉर्प्शन। तो फर्स्ट, व्हाट इज एब्जॉर्प्शन? एब्जॉर्प्शन क्या होता है? तो एब्जॉर्प्शन इज अ मूवमेंट ऑफ अ ड्रग फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द सर्कुलेशन। मतलब हम ड्रग को कोई भी रूट से हम उसको देते हैं और उसका एब्जॉर्ब होके वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचता है, दैट प्रोसेस इज एब्जॉर्प्शन। ठीक है। जैसे कि हमने कोई भी ड्रग जीआईटी के थ्रू दी। ठीक है। जैसे कि हम सबको पता है कि हमारी जो जीआईटी की जो वॉल होती है, मीन्स ये जो हमारे जीआईटी की म्यूकस वॉल होती है, वो किससे बनेली होती है? लिपिड सॉल्यूबल, मतलब लिपिड से बनेली होती है, बाइलेयर लिपिड्स। ठीक है। तो अगर हम कोई भी लिपिड सॉल्यूबल ड्रग्स देंगे, मान लो ड्रग लिपिड सॉल्यूबल है, ठीक है, तो लिपिड सॉल्युबल ड्रग देंगे तो उसका एब्जॉर्प्शन फटाफट हो जाएगा हमारे जीआईटी से। ठीक है। और जीआईटी से एब्जॉर्ब होने के बाद वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में आएगा। ब्लड स्ट्रीम की जो ब्लड वेसल्स की जो वॉल्स होती है वो भी लिपिड से बनेली होती है। ठीक है। तो ब्लड स्ट्रीम में आने के बाद वो लिपिड वॉल, मतलब लिपिड बाइलेयर को क्रॉस करके वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर आ जाएगा। सो ये जो प्रोसेस होती है, मीन्स इट इज़ एब्जॉर्प्शन का मतलब ये होता है साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द सर्कुलेशन। मतलब हमने ड्रग को एडमिनिस्टर किया और उसका सिस्टमिक सर्कुलेशन में आना, दैट इज एब्जॉर्प्शन। अब हमको पता है जैसे कि हमारे स्टमक के अंदर कौन सा एनवायरनमेंट होता है? एसिडिक एनवायरनमेंट। एसिडिक हमारे स्टमक की पीएच कितनी होती है? इट अप्रोक्सीमेटली 1.1 टू 3.5 हमारे स्टमक की पीएच होती है। ठीक है। अब इसमें एक रूल होता है कि जो एसिडिक ड्रग्स होते हैं, एसिडिक ड्रग्स, ठीक है, वो एसिडिक मीडियम में कैसे होंगे? अनआयोनाइज। ठीक है। और बेसिक ड्रग है वो बेसिक मीडियम में कैसे होंगे? अनआयोनाइज। ठीक है। तो ये जो अनआयोनाइज पार्ट होता है यही सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है। ये जो अनआयोनाइज पार्ट होता है वही सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है। अगर मान लो हम कोई भी एसिडिक ड्रग को अगर हम बेसिक मीडियम में डालेंगे, मतलब बेसिक मीडियम उसको मिलेगा, तो वो क्या हो जाएगा? आयोनाइज। सिमिलरली अगर हम कोई बेसिक ड्रग को एसिडिक मीडियम में डालेंगे तो फिर तो भी वो आयोनाइज हो जाएगा। तो ये जो आयोनाइज पार्ट हो गया वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, इट इज़ नॉट एब्जॉर्ब। ठीक है। तो इसका मेन कॉन्सेप्ट ये कि जो एसिडिक ड्रग होगी, जो इसका मतलब जो एसिडिक ड्रग होगी वो किसके थ्रू एब्जॉर्ब होगी? स्टमक के थ्रू। सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन उसका स्टमक में होगा, और जो बेसिक ड्रग होगी उसका सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। ठीक है। जैसे कि हमको पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पीएच कितना होता है? तो इट इज़ अप्रोक्सीमेटली 6.5 टू 7.5, मीन्स इट्स समवट बेसिक इन नेचर, बेसिक मीडियम पीएच उसकी होती है। तो जो बेसिक ड्रग होंगे वो स्मॉल इंटेस्टाइन में अनआयोनाइज रहेंगे और उनका सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होगा। ठीक है। अब जो एसिडिक ड्रग्स कौन कौन से इसमें इंक्लूड्स होते हैं? तो एसिडिक ड्रग इसके अंदर इंक्लूड्स होते हैं जैसे कि हमारे एनसेड्स हो गए, नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स लाइक डाइक्लोफिनेक, नेप्रोक्सिन, एस्पिरिन विच इज एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। ये सारे जो ड्रग्स होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, तो वो स्टमक के अंदर अनआयोनाइज रहेंगे और उनका एब्जॉर्प्शन उधर सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है। जैसे कि एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, ठीक है, ये सारे जो ड्रग्स होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा स्टमक में होता है। सिमिलरली जो बेसिक ड्रग्स लाइक कोकेन, लिग्नोकेन, मॉर्फिन, ठीक है, और इसमें एक और चीज़ होती है जैसे कि जिस ड्रग के पीछे एंडिंग आई एन ई हो वो सारे ड्रग जनरली बेसिक इन नेचर होते हैं। तो जो बेसिक ड्रग्स होंगे वो सबसे ज़्यादा किधर एब्जॉर्ब होंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है। ये था अपना मेन कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक और एग्जाम्पल देके बताता हूँ। मान लो कि ये ड्रग है HX, ठीक है, ये अनआयोनाइज फॉर्म में, ये भी कैसा है? अनआयोनाइज फॉर्म। ठीक है। अगर हम इसको आयोनाइज कर देंगे तो ये H प्लस प्लस एक्स माइनस आयन बनेगा। ठीक है। और दे आर, ये दो चीज़ें, ये दो आयन बने, ये कैसे है?
आयनस फॉर्म, ठीक है। तो ये जो आयनस फॉर्म होगा वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, और ये जो अनआयनस फॉर्म होगा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मेन कॉन्सेप्ट यही था कि जो एसिडिक ड्रग होते हैं वो एसिडिक मीडियम में अनआयनाइज होंगे और उधर ही सबसे ज़्यादा एब्सॉर्ब होंगे, और बेसिक ड्रग बेसिक मीडियम में अनआयनाइज होंगे, सबसे ज़्यादा उधर एब्सॉर्ब होंगे। अब हमारे इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं एब्जॉर्प्शन को, जैसे कि लिपिड बायलेयर, ठीक है। जो वाटर सॉल्यूबल ड्रग्स होंगे, जो वाटर सॉल्यूबल ड्रग्स होंगे वो जल्दी से लिपिड बायलेयर को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, तो उनका एब्जॉर्प्शन कम होगा, मतलब उनका एब्जॉर्प्शन कम डिक्रीज हो जाएगा। ऐसे जो ड्रग्स होते हैं वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विलाइस होते हैं ना, विलीस, उसके थ्रू उनका एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। और एक और कॉन्सेप्ट ऐसा है इसमें कि कोई भी ड्रग होता है ना वो 100% कभी भी लिपिड सॉल्यूबल नहीं होगा, कभी भी 100% लिपिड सॉल्यूबल नहीं होगा, और कोई भी ड्रग 100% कभी भी वाटर सॉल्यूबल नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे कि हम ये तो हमारा पहला पैरामीटर लिपिड बायलेयर। अब दूसरा हमारा पैरामीटर है प्रेजेंस ऑफ फूड, कि कोई फूड के प्रेजेंस की वजह से भी हमारे एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम होती है। जैसे कि अगर मान लो एक ड्रग होता है, एक क्लास का ड्रग है टेट्रासाइक्लिन्स, टेट्रासाइक्लिन जो क्लास के ड्रग होते हैं, ठीक है। अगर आप उनको कोई भी डेयरी प्रोडक्ट के साथ दो, डेयरी प्रोडक्ट के साथ अगर हम कोई भी उनको दे, ठीक है, जैसे लाइक मिल्क, ठीक है, इसके अंदर कैल्शियम वगैरह होता है, तो उनका एब्जॉर्प्शन डिक्रीज मतलब होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक चिलेट फॉर्म कर लेगा जिसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। सो प्रेजेंस ऑफ फूड की वजह से भी ड्रग के एब्जॉर्प्शन में फर्क पड़ता है। और जैसे कि एक ड्रग होता है विच इज नॉन एज ग्रीसियोफुल्विन, ग्रीसियोफुल्विन, ये एंटी फंगल ड्रग है, ठीक है। इसका एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा। कब होगा उसका एब्जॉर्प्शन इंक्रीज? जब हम इसको कोई फैटी फूड के साथ लेंगे। जो फैटी फूड्स होते हैं, जो ऑयली फूड मीन्स ऐसे जो फैटी फूड्स होते हैं, अगर हम उसके साथ ग्रीसियोफुल्विन को उसके साथ लेंगे तो उसका ग्रीसियोफुल्विन का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और हमारा तीसरा पैरामीटर आता है गैस्ट्रिक डिग्रेडेशन। गैस्ट्रिक डिग्रेडेशन मीन्स थोड़े बहुत ड्रग्स ऐसे होते हैं जो हमारे एसिडिक पीएच में, जो हमारे स्टमक के अंदर एसिडिक पीएच होती है उधर डिग्रेड हो जाते हैं, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसिड इन द स्टमक, ठीक है। ऐसे ड्रग्स होते हैं फॉर एग्जांपल पीपीआईस, इनका सबसे अच्छा एग्जांपल है पीपीआईस, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, ठीक है। ये जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होते हैं लाइक पेंटोप्रेजोल, रेबिप्रेजोल, ठीक है, ये सारे जो ड्रग्स होते हैं वो गैस्ट्रिक पेज में डिग्रेड हो जाते हैं। तो ऐसे सब ड्रग्स को हम या तो कैप्सूल के फॉर्म में देंगे, या तो हम ऐसे ड्रग को एंट्रिक कोटेड जो टैबलेट्स आती है हम वो फॉर्म में इनको ड्रग्स को देंगे। अब व्हाट इज एंट्रिक कोटेड? अब एंट्रिक कोटेड का मीनिंग क्या होता है? एंट्रिक कोटेड का मीनिंग ये होता है जो ड्रग्स हमारे एसिडिक एनवायरनमेंट में डिग्रेड हो जाती है, हम क्या करते हैं वो ड्रग के ऊपर एक टाइप का कोट लगा देते हैं। ये कोट क्या करेगा? ये जो एंट्रिक कोटेड का ये जो कोटिंग है, ये जब भी इसको बेसिक मीडियम मिलेगा, ठीक है, तब ये जो कोट होगा वो सॉल्युबलाइज हो जाएगा और जो हमारा ड्रग होगा वो रिलीज हो जाएगा। तो ये जो एंट्रिक कोटेड है ये ड्रग को हमारे एसिडिक पीएच से बचाता है, ठीक है। और कैप्सूल के फॉर्म में हम इसीलिए देते हैं ताकि इसका एब्जॉर्प्शन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू हो। और गैस्ट्रिक, जैसे कि हमको पता है कि हमारे स्टमक के अंदर एक एंजाइम होता है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, वो एंजाइम का नाम क्या है? दैट इज पेप्सिन, ठीक है। पेप्सिनोजन जो HCl की प्रेजेंस में पेप्सिन में कन्वर्ट होता है, ये हमारे जो प्रोटीन को डाइजेशन करने में हेल्प करता है। अब कोई ऐसे ड्रग्स हो लाइक इंसुलिन, ठीक है। अब इंसुलिन को हम कभी भी ऑरल नहीं दे सकते। क्यों? जैसे हम इंसुलिन को ऑरल देंगे ऐसे हमारे स्टमक में जो पेप्सिन प्रेजेंट है वो उसको डिग्रेड कर देगा, ठीक है। तो जो ऐसे जो पेप्टाइड वाले ड्रग्स होते हैं, जो प्रोटीन वाले, वो ऐसे सारे ड्रग्स को हम दे सकते नहीं है थ्रू ऑरल रूट, ठीक है। एक और एग्जांपल है दैट इज ऑक्ट्रियोटाइड,
ठीक है, ये जो ड्रग है वो एक्रोमेगाली के लिए यूज होता है, और जिस ड्रग के पीछे टीआईडी हो, टाइड मीन्स इट इज अ पेप्टाइड, ठीक है, ये जो पेप्टाइड वाले ड्रग्स होते हैं उनको हम कभी भी ऑरली दे सकते नहीं है, ठीक है। और जैसे कि ये हमारा हो गया तीसरा फैक्टर। ना हमारा चौथा फैक्टर है नेचर ऑफ ड्रग्स। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि ड्रग का नेचर से भी उसके एब्जॉर्प्शन में इफेक्ट होता है, जैसे कि एसिडिक ड्रग और बेसिक ड्रग, ठीक है। एसिडिक ड्रग होता है वो एसिडिक मीडियम में सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है, बेसिक ड्रग बेसिक मीडियम में सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है, क्योंकि वो उधर अनआयनाइज्ड फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ आया। अब हमारा जो कॉन्सेप्ट डेट इज अ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। अब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि आपने कोई ड्रग लिया थ्रू ऑरल रूट, ठीक है, जैसे हमारा स्टमक, ठीक है, ये हमारा इंटेस्टाइन। अब आपने कोई भी ड्रग लिया, वो ड्रग एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब होकर वो कहाँ जाएगा, थ्रू पोर्टल वेन के थ्रू हमारे लीवर में आएगा, ये हमारे लीवर में आया। अब हमारे लीवर में ये जो ड्रग आया, ठीक है, तो हमारे लीवर में डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स होते हैं, माइक्रोसोमल एंजाइम्स। ये माइक्रोसोमल एंजाइम्स क्या करते हैं, जो हमारा ड्रग आया उसको क्या करेंगे, डिग्रेड कर देंगे, मीन्स उसको थोड़ा बहुत मेटाबोलाइज कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊँ, जैसे कि आपने 500 mg पैरासीटामोल ली, ठीक है, वो हम स्टमक वो ऑरल उसका एब्जॉर्प्शन हुआ, मान लो उसका एब्जॉर्प्शन 400 mg हुआ, ठीक है। वो 400 mg पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू लीवर में गई। अब वो लीवर में जाने के बाद उसका डिग्रेडेशन होगा थ्रू एंजाइम, और वो ड्रग 300 mg जितनी हमको सिस्टमिक सर्कुलेशन में मिलेगी। तो ये जो ड्रग का डिग्रेडेशन होता है थ्रू माइक्रोसोमल एंजाइम्स विच इज प्रेजेंट इन लीवर, दैट इज नोन एज अ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ठीक है। मतलब हमारे ड्रग का डिग्रेडेशन थ्रू लीवर, दैट इज नोन एज अ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से ड्रग का सबसे हाईएस्ट फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है, तो वो ड्रग इसके अंदर होते हैं, उसका निमोनिक एक PSM, मतलब आपका एक सब्जेक्ट आता है प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, ठीक है, वैसे भी याद कर सकते हैं PSM NHL। PSM NHL, PSM मीन्स P फॉर प्रोप्रेनोलॉल, P फॉर प्रोप्रेनोलॉल, S फॉर साल्ब्यूटामोल, M फॉर मॉर्फिन, N for nitrates, H for hydrocortisone, और L for lignocaine। ये जो सारे ड्रग्स होते हैं वो सारे ड्रग्स का हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है। ये जो सारे ड्रग्स है वो सबका हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। जैसे कि हमको पता है कि जो प्रोप्रेनोलॉल होता है इट इज़ अ नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, साल्ब्यूटामोल जो हम अस्थमा में यूज़ करते हैं बीटा 2 एगोनिस्ट, मॉर्फिन जो हमारा नार्कोटिक एनाल्जेसिक है, नाइट्रेट जो मंजाना में यूज़ करते हैं, हाइड्रोकोर्टिसोन जो हमारा स्टीरॉयड के जैसे यूज़ होता है, और लिग्नोकेन जो हमारे लोकल एनास्थेटिक्स के जैसे यूज़ हम करते हैं। अब ये जो सारे ड्रग्स हैं उनका हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, तो इसमें से काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा पूछते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग हैविंग हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, फिर उसमें 3-4 ऑप्शन देंगे और उसमें से आपको पता लगाना है कि कौन सा ड्रग का हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है। अब हम इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट समझेंगे, दैट इज बायोएबिलिटी। अब हम एक और कॉन्सेप्ट समझेंगे, दैट इज द बायोअवेबिलिटी, ठीक है। बायोएबिलिटी क्या होता है, तो इट इज अ रेट एंड एक्सटेंट of drug from the site of administration to the circulation, to the systemic circulation, in unchanged form,
इन अनचेंज्ड फॉर्म। ठीक है, बायोबिलिटी का मतलब कैसा होता है कि हमने कोई भी ड्रग कोई भी रूट से दी, फॉर एग्जांपल हमने ओरल रूट से ड्रग दी, ठीक है, जैसे कि मान लो हमने ओरल रूट से ड्रग दी, हमारा स्टमक हमने कोई भी, जैसे मान लो हमने एस्पिरिन दी, ठीक है, हमने मान लो 75 mg एस्पिरिन दी, ठीक है, एस्पिरिन इधर आके इधर डिसॉल्व हो गई, ठीक है, अब ये ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है, अब एब्जॉर्प्शन हुआ, एब्जॉर्प्शन होने के बाद ज़रूरी नहीं है कि 70 टू जितनी 75 mg एस्पिरिन हमने दी वो 70 के 75 mg हमारे ब्लड सर्कुलेशन के अंदर आ जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मान लो अगर हमने 75 mg एस्पिरिन दी, ठीक है, और उसके बाद अगर उसमें 50 mg जो हमारी ब्लड सर्कुलेशन में पहुंची और जो इसके अंदर जो 25 mg जो डिग्रेड हो गई, ठीक है, ड्यू टू सम वेरियस फैक्टर्स, ठीक है, तो जो 50 mg जो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंची, दैट इज नोन एज अ बायोबिलिटी। मीन्स ड्रग की बायोबिलिटी कितनी है, ठीक है, तो इट इज़ अ रेट, मतलब कितने रेट में और कितना ड्रग पहुंचा है फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू सिस्टमिक सर्कुलेशन इन अनचेंज फॉर्म। मीन्स हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में कितना ड्रग पहुंचा और कितना ड्रग देने के बाद, दैट इज अ बायोबिलिटी। ठीक है, और इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज नोन एज अ बायो इक्विवेलेंसी। बायो इक्विवेलेंसी, ठीक है, बायो इक्विवेलेंसी का मीनिंग कैसा होता है कि मान लो अगर आपने कोई भी नई कंपनी आई, ठीक है, उसने कोई भी एक मैन्युफैक्चरिंग किया, जैसे फॉर एग्जांपल एस्पिरिन का, ठीक है, उसने एस्पिरिन बनाई। अब मान लो एस्पिरिन दो फॉर्म में आती है, एक होती है इकोस्प्रिन, एक डिस्प्रिन, ठीक है। अब ये जो स्टैंडर्ड ड्रग्स होती है, जो हमारी जो स्टैंडर्ड ड्रग्स होती है, अगर मान लो अगर मैं उसको 75 mg एस्पिरिन दे रहा, अगर वो 50 mg मुझे बायोबिलिटी दे रही है, तो मुझे जो ड्रग बनानी है, ठीक है, जो नई कंपनी बनी हुई है, तो उसको जो ड्रग बनाएगा तो उसकी बायोबिलिटी लेस देन और मोर देन 20% से ज़्यादा वेरी नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर मान लो कि कोई नई कंपनी ने ड्रग बनाई, ठीक है, एस्पिरिन का डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सिपिएंट्स मिक्स करके उन्होंने 75 mg के एस्पिरिन की टैबलेट बनाई, ठीक है। अब मान लो जो स्टैंडर्ड ड्रग है वो 50 mg का एब्जॉर्प्शन दे रही है, तो ऐसा नहीं कि जो नवी ड्रग नवी कंपनी ने बनाई वो उसका एब्जॉर्प्शन सिर्फ और सिर्फ 25 mg में उनको बायोबिलिटी मिलेगी, तो ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। तो उसका जो जितनी हमको 50 mg जो स्टैंडर्ड ड्रग दे रही है, तो उसके आसपास होना चाहिए, या तो 45 mg या तो 55 mg, मैंने उसका चेंजिंग लेस और मोर देन 20% के आसपास होना चाहिए। अगर वो है ऐसा, तो वो ड्रग कैसी है, बायो इक्विवेलेंस, ठीक है, मीन्स उसके बायोबिलिटी जो हमारे स्टैंडर्ड ड्रग है उससे मिलती है, ठीक है। अब हमको बायोबिलिटी चेक करनी है, तो अब हमको पता है कि बायोबिलिटी 100% किसकी होगी, आईवी रूट की। आईवी रूट मतलब अगर किसी को हम इंजेक्शन देंगे थ्रू आईवी रूट, तो ऑब्वियसली उसकी बायोबिलिटी 100% होगी, ठीक है, क्योंकि हम सीधा सिस्टमिक सर्कुलेशन में हम उसको ड्रग दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम किसी की भी बायोबिलिटी चेक करनी हो, ठीक है, तो हम उसको कैसे चेक करेंगे, ये प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, ठीक है, उसको हम कैसे चेक करेंगे, तो एरिया अंडर करके ग्राफ से, ठीक है, हम उसको कंपेयर करेंगे उसकी बायोबिलिटी आईवी, हमने कोई भी ड्रग आईवी से दी और उसकी बायोबिलिटी हम कंपेयर करेंगे थ्रू एनी रूट, जैसे कि मान लो ये बायोबिलिटी हमको मिली आईवी रूट से, ठीक है, और ये वाली जो बायोबिलिटी है ये हमको मिली ओरल रूट से, ठीक है। तो हम उसकी बायोबिलिटी चेक करेंगे थ्रू ओरल अपॉन आईवी में, आईवी को हम ऐसे स्टैंडर्ड रखेंगे, ठीक है, कोई किसी की बायोबिलिटी अगर हमको पता करनी हो तो, ठीक है। बायोबिलिटी हम एरिया अंडर दी कर्व से हम उसको चेक करते हैं, क्यों, क्योंकि एरिया अंडर दी कर्व क्या होगा, वो हमको बताता है कि ड्रग कितना एब्जॉर्ब हुआ, ठीक है, ड्रग कितना एब्जॉर्ब हुआ वो हमको एरिया अंडर द कर्व से पता चलता है, ठीक है। तो ये थे कुछ टॉपिक्स जो एब्जॉर्प्शन के अंदर इंक्लूड होते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।